प्रचंड जनप्रियता के बावजूद, प्रचंड बहुमत उनके पास था, उसके बाद भी उन्होंने अपने घनघोर विरोधियों को दूसरे राजनीतिक दलों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए, भीमराव अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए, जो लोग पानी पी पी करके इनकी आलोचना किया करते थे। और उसके बाद के काल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो खड़ा होकर के इनकी धज्जियां उड़ाता था इनकी आर्थिक नीतियों की, उसको भी अपने साथ वो सदन में उनकी उपस्थिति का उनका पूरा सम्मान किया करते थे। और आज की तारीख में है लोग कि गठबंधन की राजनीति की बात करते हैं और अपने ही सहयोगियों को जो मोहब्बत दिया जाना चाहिए वो मोहब्बत नहीं देते हैं, उनके कंधे पर छलांग लगा करके ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचना चाहते हैं। इन सारे संदर्भों को देखते हुए आज पंडित नेहरू पर को आप किस तरीके से याद करेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी? जी आनंद जी, तो आपको और सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, ये आज 14 नवंबर के दिन हम जो नेहरू जी को याद कर रहे हैं, स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनके मूल्यों को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जीवन का एक क्षेत्र नहीं देखता जहां उनका योगदान न हो। जैसे हम बात करें कि लोकतंत्र को भारत में मजबूत करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो नेहरू के समय से शुरू हुई। यहाँ पहले जो लोगों को शक था कि भारत में लोकतंत्र नहीं आ सकता, उसमें जो उन्होंने चुनाव में अपना योगदान दिया, वो वहीं से हम उसकी बात शुरू करें। और दूसरा, आपने बहुत अच्छा कहा कि उनके जो बहुत विरोधी भी थे, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर विरोधी भी थे और उनके साथ विचारों की समता भी थी, विचारों से मेलजोल भी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जो उनसे पूरा विरोध रखते थे, उनको भी उन्होंने कैबिनेट में लिया। और मुख्य बात यह है कि वो एक पूरे लोकतांत्रिक मिजाज के व्यक्ति थे। और आपको याद होगा कि उनके लोकसभा के जो विरोधी भी थे, वो उनके भाषण की भी तारीफ करते थे, विचारों का विरोध करते थे, और पर उनसे कोई निजी द्वेष नहीं रखते थे। और सबसे पहले तो मुझे एक बात और याद आती है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो बातें हुई उसका पूरा पूरा अगर हम मूल्यांकन करें तो बहुत लंबा है। और सबसे एक मजाक की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को समझने में उन्होंने जो लेखन कार्य किया है, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में, और देश की इसको समझने के लिए उन्होंने जो इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, लेटर्स ऑफ ए फादर टू हर डॉटर, जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुआ है, कि दोनों किताबों को पढ़कर मैं इतना प्रभावित हुआ। और कभी कभी मुझे लगता है कि उन्हें 9 साल की जेल हुई, 3 साल की जेल और हो जाती तो एक और महान ग्रंथ हमें मिल जाता। मैं इसलिए मजाक में कह रहा हूँ क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो उन्होंने भारत का चित्रण किया है, आज जो समाज में इतिहास प्रचलित है वो पूरा उससे ऊपर उल्टा चल रहा है। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या बताते हैं कि यहाँ अलग अलग सभ्यताएं आई, अलग अलग धर्म आए, और एक अलग सभ्यताओं ने पुरानी सभ्यताओं को डिस्टर्ब नहीं किया, उनको विचलित नहीं किया, उनके साथ मेल जोल से रहने लगी। और यही भारतीय सभ्यता का मुख्य रूप है। और ये उनके आधार पे जो एक सीरियल बना है, भारत एक खोज श्याम बेनेगल का, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उनके इन मूल्यों को दिखाता है। और दुनिया के बारे में भी जो उनके विचार थे, आज देखिए उन्होंने जो कूटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट की जो नीति लगाई थी, वो उस समय कितनी रेलेवेंट थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, और उसी के कारण हम अपना विकास कर सके। एक आर्थिक क्षेत्र की एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पब्लिक सेक्टर को बहुत बदनाम किया जाता है। मैं यहाँ सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर की कल्पना की थी, उनके सामने 2 मुख्य बातें थी। एक तो उसमें बॉम्बे प्लान नाम का एक रिपोर्ट थी, जो बम्बई के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई थी। उसमें टाटा थे, बिरला थे। उन्होंने एक बात सरकार को कही कि बड़े उद्योग धंधों को लगाने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है, और इसमें अगर हर सरकार कुछ मदद करती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ महाबलोबिस में उच्चारण बराबर नहीं है, तीसरी तरफ रशिया से प्रेरणा लेकर उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर की कल्पना रखी, और इतने महान पब्लिक सेक्टर भारत में बने। आज तो उनको कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है, पर उनका जो योगदान भारत के आर्थिक क्षेत्र में रहा है, सामाजिक क्षेत्र में रहा है, सामाजिक क्षेत्र में इस अर्थ से कि इसी कारण बहुत सारी नौकरियां खुली, दलितों को समाज में आने के लिए जगह मिली, स्त्रियों को समाज में आने के लिए जगह मिली। तो पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान, आज उसको एक नकारात्मक रूप से देखा जाता है। तीसरा देखिए, तो मैं उनकी एक स्पीच याद दिलाना चाहूँगा सभी साथियों को, जब लोग मांग कर रहे थे कि सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करो। आजकल उसके नाम पे भी सोशल मीडिया में उनके ऊपर बहुत आलोचना आ रही है, क्योंकि
नेहरू जी ने उस समय भी कहा था और गांधी ने भी उस बात का समर्थन किया था कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे में सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। ये दोनों की राय थी। आज इस पर उनकी आलोचना की जा रही थी। इसी बात को लेकर उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध को उद्घाटन करते समय, बांध का उद्घाटन करते समय जो वाक्य कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो वाक्य कहा था कि ये जो बांध हैं जिनसे हमारी सिंचाई सुधरेगी, और उसी में ब्रैकेट में हम ऐड कर सकते हैं हमारे जो IITs हैं, IIMs हैं, जो CSIR है, इसरो जो बाद में बना, BRC है, ये सब आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। तो ये उनकी जो नीति का एक आधारशिला थी, उसको आज पूरी तौर से उल्टा करके एक भावनात्मक मुद्दों के आधार पे पूरी राजनीति चल रही है। तीसरा मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज देश में सांप्रदायिकता बहुत बुरी तरह से तेजी से फैल रही है, और इस सांप्रदायिकता को अगर हम देखें तो 1961 में पहली बार जबलपुर में जब दंगे हुए तो उन्होंने अपने सहयोगी को कहा कि आप जाके दंगों को देखिए, और उसकी रिपोर्ट के बाद उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनवाई। अब आप याद कीजिए आज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कहाँ है? जब भी अभी की जो सरकार है ये जब से बनी, इसने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। ये उनकी बाकी नीतियों का भी एक उस पर देखेंगे कि किस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति को मजबूती मिली। तीसरी बात मैं उनकी महत्वपूर्ण रेखांकित करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मुख्य संख्यक मेजॉरिटेरियन सांप्रदायिकता और माइनॉरिटी सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, दोनों खतरनाक होती है, दोनों देश के लिए खतरनाक होती है। पर मेजॉरिटेरियन सांप्रदायिकता होती है, ये अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, और ये इस आधार पे देश का जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसके विरोध में खड़े होकर एक अलग प्रकार की तानाशाही को समाज पे ला सकती है, और वही बात आज हम सच होते हुए देख रहे हैं। तीसरा देखिए आप, उनका जो पूरा योगदान था हर एक चीज में, उनके खुले दिमाग से उन्होंने जिस प्रकार से वैज्ञानिक चेतना को विकसित किया। आज तो हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं प्राचीन युग में भी प्लास्टिक सर्जरी रही होगी। अब इसके जवाब में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जिसको बनाने में बाबा साहब ने मुख्य रूप से काम किया और जवाहरलाल नेहरू उनके पीछे खड़े थे, तो उसमें उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही रखा कि राज्य वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने के लिए काम करेगा। तो आज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था इस दिशा में लाई जा रही है जहाँ वैज्ञानिक चेतना के उलट एक फेथ के आधार पे जो पूरा काम किया जा रहा है, जो इतिहास को मोड़ दिया जा रहा है, विज्ञान को जो मोड़ दिया जा रहा है, वो एक बहुत दर्दनाक चीज है। तो मुख्य रूप से हमारा जो रास्ता था वो रास्ता कई देशों ने उसको फॉलो करने की, उसका अनुकरण करने की कोशिश की, पर वो जवाहरलाल ही थे जिनके कारण भारत ने इतने सालों में एक अलग रास्ता बनाया। जो रास्ता अगर आप देखें उसी समय जो देश आज़ाद हुए, पाकिस्तान को देखिए, श्रीलंका को देखिए या दूसरों को देखिए, तो वो उसके करीब कहीं भी नहीं आ पाए, क्योंकि उसमें जो आधारशिला थी वो उद्योगों की थी, शिक्षा की थी, वैज्ञानिक सोच की थी और लोकतंत्र की थी। लोकतंत्र आज जो भारत का मजबूत हुआ है उसमें भी बहुत सारी कमजोरियां आ गई हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर लोकतंत्र में 1 पर्सन 1 वोट की जो सिद्धांत से उन्होंने देश को शुरू किया, तो आज भारत का लोकतंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा में है। तो मुख्य रूप से मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि उनके एक पूरा लोकतांत्रिक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति, आधुनिक सोच रखने वाला व्यक्ति, और आधुनिक सोच से मेरा मतलब केवल पाश्चात्य का अंधानुकरण नहीं है। आधुनिक सोच से मेरा मतलब है जहां आप वैज्ञानिक सोच के आधार पे नीतियां बनाते हैं, वो नीतियां कृषि उत्पाद में हो, दूध के उत्पादन में हो, नौकरियों के विस्तार में हो, स्त्रियों को सामने लाने की दिशा में हो, दलितों को शक्ति देने की दिशा में, जो उनके विचार उस समय के थे आज उसके पूरे उलट चल रहे हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि इसलिए आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं खुद को ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उनको फूल मालाएं पहनाना कोई अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, उनके मूल्यों पर वापस आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने जो रास्ता अपनाया, आज जो सत्ताधारी वर्ग है और उसके पीछे खड़ी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो इस रास्ते को इतना रिजेक्ट करती हैं, इतना इसके विरोध में खड़ी हैं कि सबसे ज्यादा अफवाहें नेहरू जी के खिलाफ फैलाई गई।
वो उनके कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे, या उनके चरित्र पर, या उन्होंने सरदार पटेल की उपेक्षा की, या सुभाष चंद्र बोस पर जासूसी की, या भगत सिंह को मिलने नहीं गए। ऐसी बहुत सारी अफवाहों के माध्यम से नेहरू जी के खिलाफ एक सामाजिक चेतना को सांप्रदायिक राजनीति मजबूत कर रही है। तो उनको याद करते समय मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य है कि उनके बारे में सच्चाई, उनकी नीतियों का आदर, उनकी नीतियों के बारे में गहराई से समझ, इन बातों को समाज में लागू करना और उनके आधार पे एक सामाजिक चेतना में सकारात्मक हस्तक्षेप करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत